हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े हैं। तो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फाई होता था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे बोलते थे, वो इक्वल्स टू होता था ई डॉट डी एस या समवेयर डी ए भी ले सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। डी एस वेक्टर या फिर डी ए वेक्टर, दोनों आपका एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोगों को फ्लक्स निकालने के लिए ये बताया गया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का, सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी हमारा फ्लक्स वहाँ से कैलकुलेट होता था या निकाल सकते थे। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती थी और हमें एरिया की भी रिक्वायरमेंट होती थी। बट गॉस ने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इजी किया और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि हमें जो है, अगर हमें फ्लक्स निकालना है किसी 3D सरफेस के थ्रू, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत नहीं है, ना हमें सरफेस एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि हमारा फिगर जो है, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो आपका सिलेंड्रिकल हो, चाहे आपका वो कोनिकल हो, सरफेस कैसा भी हो आपका, उसका फ्लक्स से कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब फ्लक्स का उसके सरफेस से, उसके एरिया से कोई लिंक नहीं रहेगा। तो गॉस ने कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट दिया था अपने डेफिनेशन में। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ये लिखा है इन्होंने कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द नेट फ्लक्स, मतलब जो टोटल फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं होती हैं, उन्हीं को हम फ्लक्स बोलते हैं, ओवर द क्लोज सरफेस। अब ओवर द क्लोज सरफेस, अब यहाँ पे जो गॉस थ्योरम है, पहली चीज़ वो याद होना चाहिए कि वो ऑलवेज जो होती है वो 3D सरफेस पे अप्लाई होती है, 2D सरफेस पे गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि 3D सरफेस, 2D सरफेस का बताया था एरिया वेक्टर कैसे निकलता है, 3D सरफेस का बताया था एरिया वेक्टर कैसे निकलता है। बट यहाँ गॉस को निकालने के लिए, या गॉस लॉ जो है हमारा, जो वैलिड जो है वो 3D सरफेस पे, क्लोज सरफेस पे, किसी भी क्लोज सरफेस पे हो, कैसा भी उसका शेप हो, इस पर वो वैलिड है। So flux over the closed surface 3D in vacuum is 1/epsilon naught times the total charge Q contained inside the surface। तो मतलब इन्होंने बहुत ही सिंपल वे में ये कहा कि जो भी आपका फ्लक्स होगा, मतलब जो भी आपका फाई होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, 1/epsilon naught टाइम्स, 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। सपोज हमने यहाँ पे एक ये स्फेयर लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई क्यू चार्ज रख दिया, प्लेस किया हुआ है। तो इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा वो हम निकाल सकते हैं, फाई ई इक्वल्स टू टोटल चार्ज इंक्लोज। मतलब इस सरफेस ने कितना चार्ज इंक्लोज किया हुआ है, सिर्फ क्यू चार्ज इंक्लोज किया है। तो 1/epsilon naught टाइम्स, 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, क्यू, इतना इसका फ्लक्स निकल जाएगा। हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही हमें इसके एरिया की ज़रूरत पड़ी। तो गॉस ने इस कॉन्सेप्ट को ईजी कर दिया था, फ्लक्स निकालने के कॉन्सेप्ट को इन्होंने ईजी कर दिया था कि हमें जो है सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि उस सरफेस में, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। वो सरफेस कैसा भी हो, किसी भी शेप का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला के में लिखा है कि फाई इज इक्वल टू ये, इसको यहाँ इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। ये जो साइन यहाँ बना हुआ है रिंग टाइप का, ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये साइन नहीं रहेगा, सपोज हमारे पास सिर्फ ये है, तो ये हमारा इंटीग्रल होता है। अगर इसके ऊपर हम ऐसे गोल साइन लगा देते हैं तो ये होता है क्लोज इंटीग्रल। और समवेयर यहाँ पे सी भी लिखते हैं कहीं कहीं बुक में, और कहीं कहीं यहाँ पे एस भी यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। तो क्लोज इंटीग्रल ओवर क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो जो हमारा गॉस लॉ है वो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है। ये हमारा गॉस लॉ नहीं है। ये क्या है फिर, ये हमारा एक मैथमेटिकल अप्रोच है।
टू फाइंड द टोटल फ्लक्स। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल अप्रोच है जो हमें फ्लक्स कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अदरवाइज जो गॉस थ्योरम हमारी है जो ये या फिर गॉस लॉ है वो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ही है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम चार्जेस आउटसाइड एस लिखा है, एस मतलब क्लोज सरफेस। इसका मतलब मीनिंग क्या समझते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम चार्ज आउटसाइड, मतलब कि अगर हमने यहाँ पे कोई एक स्फीयर लिया, कोई एक क्लोज सरफेस लिया और इसके बाहर कहीं चार्ज रखा हुआ है, कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ कहीं भी रख सकते हैं, बाहर इसके कहीं बाहर अगर चार्ज रखा हुआ है तो वो चार्ज जो है कोई भी टेक पार्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। मतलब ये अगर हम यहाँ पे अगर पूछे कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो यहाँ हम बोलेंगे ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन कहती है कि टोटल चार्ज Q इंक्लोज्ड या कंटेन्ड इनसाइड द सरफेस। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस सरफेस के द्वारा, इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। दैट्स वाई जो आपका फ्लक्स होगा वो यहाँ पे ज़ीरो होगा। अंडरस्टैंड? ओके, अब एक लॉजिक और कि अगर हम इसको मैथमेटिकली समझना चाहें, ठीक है, कि मैथमेटिकली समझना चाहें कि ई डॉट डी एस के कॉन्सेप्ट से, ये तो कॉन्सेप्ट आ गया कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो गॉस लॉ से ये प्रूफ हो गया कि फाई इक्वल टू ज़ीरो हो गया। बट अगर हमने कहा कि इसे ई डॉट डी एस जो होता है वो मैथमेटिकल टर्म होता है, तो इससे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि इसका जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। तो उसको हम देखते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे क्यू चार्ज लिया है, तो यहाँ से क्यू चार्ज से क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज है सपोज, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी, बताया था मैंने आपको बहुत पहले लेक्चर्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, अवे होंगी। इससे जब अवे जाएंगी तो ये ऐसे निकल जाएंगी इस तरह से, लाइक दिस, ऐसे आपकी फील्ड लाइन यहाँ से निकलेंगी यहाँ से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से यहाँ पे निकल गई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो, मतलब इस पूरे फिगर को दो जगह पे कट कर रही है, हर एक फील्ड लाइन दो जगह पे कट कर रही है। तो मान लिया हमने, सपोज इसको एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे उसने कट किया इस एरिया पे, इस एरिया से फील्ड लाइन पास हुई, और एक यहाँ पे इस एरिया से फील्ड लाइन पास हुई। ओके, हमने दो एरिया यहाँ पे ले लिया। तो इस एरिया पे जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि आगे होगा, इस तरह से होगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा डी एस वैक्टर, एरिया वेक्टर जो हमारा है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा मैंने बताया था लास्ट उसमें कि 3D सरफेस अगर होगा तो जो एरिया वेक्टर होगा वो ऑलवेज आउटवर्ड होगा, कभी भी इनवर्ड एरिया वेक्टर नहीं होगा क्लोज सरफेस 3D सरफेस में। 2D में पॉसिबल है बट 3D पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे भी आपका जो है, जो एरिया वेक्टर लेंगे वो अंदर नहीं लेंगे, बाहर लेंगे, आउटवर्ड लेंगे। ठीक है, तो ये आउटवर्ड हो गया, तो यहाँ भी एरिया वेक्टर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस पॉइंट पे, और एरिया वेक्टर डायरेक्शन हमारे पास डी एस वेक्टर ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि, और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है क्या होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, या फिर सिंपली सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे देखा जाएगा, अगर फाई 1 की बात करें यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे मतलब फर्स्ट पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एस के मतलब सरफेस एरिया, मतलब एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे 180 है। ठीक है, तो यहाँ पे 180 मतलब हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस ई डी एस हो जाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करें, जो सेकंड पॉइंट पे कट कर रहा है, तो फाई 2 निकलेगा। फाई 2 कितना होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ई और डी एस के बीच में एंगल कितना है, 0 है ना, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, यहाँ कितना था 180 डिग्री था, तो कॉस जीरो कितना होता है, +1 होता है, मतलब यहाँ पे प्लस ई डॉट डी एस हो जाएगा, ये फाई 2 हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलता है, सिंपल सा उसको ऐड करके, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, फाई 1 प्लस फाई 2, तो कितना हो जाएगा ये आपका माइनस डी एस और प्लस डी एस, तो कितना हो गया 0, तो नेट फ्लक्स 0 हो गया। तो हमने मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट से भी ये प्रूफ कर दिया कि नेट फ्लक्स 0 है अगर आपका कोई चार्ज किसी सरफेस के अंदर नहीं है, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी वो आपका फ्लक्स 0 होगा। ओके, सो अब नेक्स्ट है हमारे पास
कि गॉस थ्योरम का या गॉस लॉ का प्रूफ, ठीक है। वैसे तो इसका प्रूफ तो खैर वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बुक्स में दिया हुआ है, तो एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट इसका। तो गॉस लॉ का प्रूफ लेने के लिए हमने ये दिया है कि एक हमने यहाँ पे एक स्फीयर लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट और सेंटर पे इसके। तो इस सेंटर पे हमने जो प्लस क्यू चार्ज रखा है इसकी, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक ds एलिमेंट लिया हुआ है, मतलब कि ये एरिया एलिमेंट लिया हुआ है। तो यहाँ से तो ये आपका जो एरिया एलिमेंट है इसका जो परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, तो ये इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ds वेक्टर हो गया। और आपका ये प्लस क्यू चार्ज है, तो आपके प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे होती है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी अलॉन्ग द लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, cos 0 डिग्री हो गया। मतलब फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई डी एस हो गया। ई डॉट डी एस होता है, तो ई डॉट डी एस मतलब ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ठीक है, तो ई डी एस हो जाएगा। और ये आपका जो आर है ये आपका इसका रेडियस है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने वेक्टर इस लगा दिया कि ये पोजीशन बता रहा है, मतलब इस पॉइंट की, मतलब ठीक है। अदरवाइज़ इसका तो हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे यहाँ पर, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास है डी फाई। अब डी फाई का मतलब हो गया, देखो अगर हमारे पास एरिया छोटा है, डी एस एरिया है, तो छोटे एरिया से नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन भी कम निकलेंगी, मतलब नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन कम निकलने मतलब फ्लक्स कम होगा, तो डी फाई होगा। अगर एरिया डी एस है तो फ्लक्स भी डी फाई होगा, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके बीच में एंगल 0 है, तो इसलिए कॉस 0 डिग्री, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस हो जाएगा सिंपली, ठीक है। सो उसके बाद फॉर नेट फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस फाई इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, देखो जैसे हमने यहाँ पे इसका एरिया लिया है, ठीक, ऐसे हम हर जगह पे छोटे छोटे एरिया ले लेंगे। इस पूरे इस स्फीयर के सरफेस पे बहुत सारे एरिया हम टेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये 3D, ये आपका 3D स्फीयर है, ठीक है। तो हम हर एक पॉइंट पे एक छोटा सा एरिया लेंगे, ds एरिया, ये डी अमाउंट का एरिया लेंगे वहाँ पे, ठीक है। और उन सारे एरिया को हम करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, सारी एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है कि अगर हमें सब सारी क्वांटिटी चाहिए होती है, कंप्लीट टर्म चाहिए होता है, टोटल टर्म चाहिए होता है, तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हमें भी यहाँ पे टोटल फ्लक्स चाहिए, किसी एक पार्ट को तो चाहिए नहीं, हमें टोटल फ्लक्स लेने के लिए हमें सारे एरिया को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको सारे एरिया को इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि सारे फ्लक्स को, जितने भी डी फाई सारे डी फाई को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिया नेट फ्लक्स के लिए टोटल फ्लक्स ले सकते हैं, यहाँ पे फाई टोटल इज इक्वल टू क्लोज्ड ओवर सरफेस, इंटीग्रल क्लोज ओवर सरफेस, जो है आपका डी फाई इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस ई डी एस। डी फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ई डी एस हो गया। तो ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसका ये रेडियस फिक्स है, सिमेट्रिक है आपका ये फिगर ये, ठीक है। तो हर ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ई कांस्टेंट बाहर निकाल दिया लाइन, फिर आप क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस, मतलब हमारा डी एस ही वेरी कर रहा है यहाँ पे, अलग अलग डी, यहाँ डी एस, यहाँ डी एस, डी एस डी एस डी एस, अभी डी एस डी एस, अभी अब यहाँ डी एस लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगी, यहाँ डी एस लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगी। डी एस सिर्फ हमारा यहाँ पे कई सारे डी एस खाली यहाँ पे, तो सारे डी एस को जोड़ना है हमको, तो ये डी एस हो गया। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी, ये होती है चार्ज की वजह से। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। ईच एंड एवरी पॉइंट पे यही फील्ड होगी, इंटेंसिटी होगी उस सरफेस पे। और सारे डी एस को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4πr स्क्वायर, हमें एक स्फीयर मिल जाएगा। सारे डी एस को जोड़ेंगे डी या फिर डी ए को, तो 4πr स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब स्फीयर का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू फाई टोटल जो है इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये पुट करेंगे, इनटू लगाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो डी एस एलिमेंट है उसको 4πr स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से 4π कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन सिर्फ बचेगा। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन यहाँ पे बच गया, तो जिसको हम यहाँ से गॉस लॉ कहते हैं, प्रूफ हो गया है, ठीक है। सो फिर हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है कि हमने यहाँ पे इसकी बात नहीं की, हमने बात किया कि जब डेफिनेशन पढ़ा देखिए यहाँ पे लिखा था कि इन अ वैक्यूम एक मैंने वर्ड यूज़ किया था, मतलब कि जो ये कॉन्सेप्ट था वो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन वैक्यूम के लिए था, कि मतलब चार्ज
आपका जो है वो वैक्यूम है उसके आसपास। जैसे यहाँ पे हमने ये स्फीयर लिया है, इसके आसपास क्या है, फिर वैक्यूम है, कुछ नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई मटेरियल हो, कोई चीज़ हो, ठीक है, तो उसके आसपास सराउंडिंग में, तो क्या हो, कोई मीडियम हो, तब क्या होगा, तब फ्लक्स क्या हो, कैसे निकलेगा। तो इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द चार्ज हैज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो अगर मान लिया कोई चार्ज क्यू है, उसके आसपास कोई मीडियम है, उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के है, जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी पर बोलते थे, परमिटिविटी ई आर जो था हमारे पास, अब एप्सिलॉन आर, तो उसको के भी बोलते हैं। तो के हो गया, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1/k एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। तो कुछ नहीं करना है, बस के नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 1/k से ये वैल्यू कम हो जाती है, फ्लक्स हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन मतलब रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई विद एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है, ठीक है। शायद आपको रिलेशन अगर याद हो तो ये रिलेशन था हमारे पास, एप्सिलॉन आर नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये हमारे पास रिलेशन था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई आर एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इन मीडियम, क्लियर है ना। और इसी की वैल्यू लिखते थे हम लोग यहाँ पे के। अगर आपने नहीं देखा है तो परमिटिविटी वाला वीडियो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट हम लोग सब इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स हैं जो गॉस लॉ से रिलेटेड है। तो उसमें ये है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर गॉस लॉ या थ्योरम जो है किस पे वैलिड है, किस पे नहीं है, लाइकवाइज चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो गॉस लॉ होल्ड्स गुड फॉर एनी क्लोज सरफेस रिगार्डलेस ऑफ शेप एंड साइज। तो गॉस लॉ जो है या गॉस थ्योरम जो है वो सारे क्लोज सरफेस के लिए, मतलब कि 3D सरफेस के लिए, सारे क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, ठीक है। उसका शेप साइज कैसा भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वो क्लोज सरफेस होना चाहिए, 3D सरफेस होना चाहिए, डेट्स इट। सेकेंड पॉइंट है द सरफेस वी चूज़ फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज़ कॉल्ड गॉसियन सरफेस। मतलब जो भी हम सरफेस चूज़ करेंगे उस सरफेस को हम लोग फ्लक्स निकालने के लिए उस सरफेस का नाम हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इसकी बात वहाँ पे आएगी, ठीक है। जैसे सपोज एक मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल। जैसे सपोज हमने कहा कि ये क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये चार्ज आपका रखा हुआ है और ये आपका हमने एक स्फीयर लिया और एक हमने सपोज यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो ये चार्ज तो हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो इसके बाहर से रखते हैं उसी शेप में, ठीक है। उसी शेप में हम एक गॉसियन सरफेस रखते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेंडर है तो यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस रहेगा, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस का मीनिंग बस इतना ये है आपका कि वो गॉसियन सरफेस जो है उस चार्ज को पूरी तरह से इंक्लोज्ड किया रहे, वो चार्ज उस गॉसियन सरफेस के बाहर ना रहे। तो जो भी हम बोलते हैं कि फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, तो वो जो सरफेस वर्ड यूज़ करते हैं वो गॉसियन सरफेस होता है। जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है इनसाइड दैट सरफेस, वो सरफेस एक्चुअली यहाँ पे वो गॉसियन सरफेस की बात होती है। एक्चुअली वो गॉसियन सरफेस जो होता है, जैसे हमने दिखाया आपको, वो गॉसियन सरफेस जो होता है वो इतना क्लोज होता है रियल सरफेस के आपका कि वो जब हम उसको जो हम लोग एरिया यूज़ करते हैं, जैसे हमने कहा 4πr² होता है स्फेयर के लिए, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस का ही एरिया लिखा जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए इसका अजम्पशन होता है ये कि गॉसियन सरफेस जो होता है बहुत 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 क्लोज होता है, इतना क्लोज होता है कि इसका भी एरिया जस्ट एज लाइक जो हमारा रियल फिगर होता है ओरिजिनल, उसी की तरह होता है एरिया। तो वही हम एरिया यूज़ करते हैं, 4πr² यूज़ करेंगे गॉसियन सरफेस के लिए ही। हम लोग न्यूमेरिकल में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। थर्ड पॉइंट है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज़ कॉन्स्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑन द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो मैं ऑलरेडी बता दिया कि मैग्नीट्यूड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो चाहे स्फेरिकल शेप हो, चाहे आपका कोनिकल शेप हो, चाहे सिलेंड्रिकल शेप हो, कोई भी 3D शेप हो, अगर चार्ज अंदर है तो उस पूरे सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तभी आपका यहाँ पे लॉ वैलिड होता है एट ऑल पॉइंट ऑन द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। फिर उसके बाद हमारे पास है गॉस लॉ इज़ यूज्ड मोस्ट कॉमनली फॉर सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन।
तो जो गॉस लॉ होता है वो सिमेट्रिकली जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होता है उन्हीं के लिए होता है, ठीक है। सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के मतलब कि जैसे हमारे पास जो चार्ज का जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो आपका जैसे जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है क्यू है यहाँ पे, ठीक है। ये सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है हर एक पॉइंट पे, ठीक है। अंदर भी ऐसे ही आपका कोई भी चार्ज, जैसे हम लोग अभी सपोज़ ये है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे -Q1 चार्ज है या Q2 चार्ज है, ठीक है। तो मतलब कि चार्ज जो है वो सिमेट्रिक होने चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो सिमेट्रिक होना चाहिए। ओके, सो उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, द थीटा एंगल बिटवीन ई एंड एस मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट ऑन ऑफ द सरफेस। तो जो ई और एस के बीच का जो एंगल है वो आपका या तो जो हम लोग के सिलेबस में वो या तो 0 होता है या फिर वो 90 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एस के बीच का एंगल होना चाहिए, जैसे हमारे पास मैंने बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया और आपका डी एस वेक्टर ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डी एस। तो मोस्टली आपको यही कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देखने को मिलेगा यहाँ पे, ओके। 90 बहुत रियल होता है, तो 90 पे हमारा 0 हो जाता है, इस पे हमारा 0 हो जाएगा। फाइव इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है, ई डॉट डी एस मतलब हो गया ई डी एस कॉस थीटा और कॉस 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो next point is 6 point, when the surface is so chosen that there are some charges inside and some outside, then E will be due to all charges but the term Q represent only the total charge inside the closed surface। ये बहुत ही important point है, इसको समझते हैं क्या होता है ये। देखो जैसे कि सपोज हमारे पास कोई सरफेस है हमने लिया यहाँ पे और इसके बाहर हमने कोई चार्ज Q लिया, यहाँ पे चार्ज Q1 लिया, यहाँ पे हमने चार्ज Q2 लिया और यहाँ पे हमने चार्ज कोई Q3 ले लिया। अब अगर बात की जाएगी, मैथमेटिकल की बात कर रहा हूँ और मैं गॉस लॉ की भी बात करूँगा, यहाँ पे दोनों की केस बात करूँगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ली जाएगी वो तीनों चार्जेस की वजह से ली जाएगी, ठीक है। वही यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, देखते हैं यहाँ पे बोला है इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल चार्जेस, ठीक है, चाहे वो अंदर रखे हों चाहे वो बाहर रखे हों। तो Q1 Q2 ये दोनों बाहर हैं, Q3 अंदर है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट की जाएगी वो तीनों चार्जेस की वजह से कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। बट इन केस ऑफ गॉस लॉ कहता है कि टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि टोटल चार्ज कितना इंक्लोज है, यहाँ पे Q3 इंक्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ Q3 आएगा, Q1 Q2 यहाँ पे ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जो टोटल फ्लक्स निकल के आएगा वो बिकॉज ऑफ Q3 निकल के आएगा, Q1 Q2 की वजह से निकल के नहीं आएगा, ठीक है। और हमने बताया दिया कि Q1 Q2 अगर फील्ड हम लोग इसके अकॉर्डिंग निकालते भी हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वैसे भी हमारे पास Q3 की वजह से फील्ड निकल के आएगी, इसलिए हमारा गॉस लॉ जो होता है बहुत ईजी होता है यूज़ करना। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये हमारा गॉस लॉ है। ओके, थैंक यू।